हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में डे 48 की। और इस तरीके से है जो कि हम अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम को भी अब कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो 2 क्लास और आएंगी इसके बाद इतिहास की, जिसमें हम भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत में देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और उसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1857 की क्रांति तक देख लिया था। 1857 की क्रांति हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी 1857 की क्रांति वाली, आप लोग देखना, वहाँ से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो बनने की संभावना यहाँ पर से ज़्यादा बनती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन के बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो हम बात करेंगे आज कांग्रेस की, और कांग्रेस से पहले भी कुछ चीज़ें देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पर वायसराय को पढ़ रहे थे। वायसराय, गवर्नर जनरल हम लोगों ने देखे, तो हम इसमें भी वही चीज़ पढ़ेंगे और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुई उसके बारे में भी देखेंगे। देखो 1857 की अगर हम बात करें, ठीक है, कैनिंग थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। वायसराय जो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, हमने 1857 की क्रांति के दौरान देखा। 1857 की क्रांति के बाद जो एक महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है लॉर्ड मेयो का नाम, जो कि 1869 से 72 के बीच में इनका शासन यहाँ पर रहा। और इनसे यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा की गई। तो कृषि विभाग की स्थापना करने वाला था लॉर्ड मेयो 1872 में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई। तो भारत की जो सेंसस है, भारत की जो जनगणना है, पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। ये कोई एक आधिकारिक जनगणना नहीं थी या फिर नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन पहली जनगणना जरूर थी, ठीक है। तो इतनी बात है जो कि लॉर्ड मेयो से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऐसा अंग्रेजों का वायसराय जिसकी हत्या भारत में की गई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लॉर्ड मेयो है, जिसकी 1872 में चाकू से मार कर हत्या कर दी गई थी। एक अफगान था, अफगान जिसका नाम है शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी के द्वारा चाकू से मारकर इसकी हत्या कर दी गई। तो भारत में चाकू से मारकर हत्या किया जाने वाला जो वायसराय होगा वो होगा लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन आप लोगों से प्रीवियस में यूके के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की बात करेंगे। 1872 से 76 के बीच में ये आता है, और इस समय पंजाब में कूका विद्रोह होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पंजाब में कूका विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में। और ये कूका विद्रोह था क्या? कूका विद्रोह किसानों से संबंधित था, जमींदारी प्रणाली के विरोध में ये किया गया आंदोलन था। और इसका नेतृत्व आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी कमांड किसने संभाली थी, तो राम सिंह उनका नाम होगा। राम सिंह के नेतृत्व में कूका विद्रोह है जो कि यहाँ पर पंजाब में चलाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें 1876 से 80 के बीच में ये भारत में वायसराय बनता है, भारत का वायसराय है लॉर्ड लिटन। और 1 जनवरी 1877 को इसने दिल्ली में एक दरबार लगाया, और महारानी विक्टोरिया उस समय आ रही थी। तो महारानी विक्टोरिया के लिए इसने इंपीरियल दरबार या फिर दिल्ली दरबार उसको कहा जाता है। और उस समय इसने महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि और किसको भारत में दी गई है, ये बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि भारत में किस नायक को दी गई है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड लिटन, केसरे हिंद की उपाधि हम लोगों ने देखा लॉर्ड लिटन के बारे में। अब यहाँ पर देखो इसके जो कारनामे हैं वो थोड़े नकारात्मक कारनामे थे, यानी कि इसने एक मतलब अच्छे कार्य नहीं किए। जैसे अगर हम बात करें तो 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया भारत में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला आप लोगों से पूछा जाएगा 1878 में, तो लॉर्ड लिटन होगा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया था कि जो भारतीय हैं वो अपने स्थानीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, उनको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, और उनमें अगर प्रकाशित करेंगे भी तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी होनी चाहिए जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो। तो एक तरीके से ये भारत के प्रेस पर प्रतिबंध करने वाला कानून था और इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रेस एक्ट के तहत जो पहला समाचार पत्र था जिसको प्रतिबंधित किया गया था वो था सोम प्रकाश, और ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप लोगों से पूछा जाता है सोम प्रकाश बहुत बार, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र का नाम है सोम प्रकाश, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहाँ पर उस समय बंगाल में और उसके आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनमें अकाल चल रहा था, अकाल वाली स्थिति है जो कि यहाँ पर थी, और सूखा है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारत में था उस समय, और बहुत से लोगों की इसमें अकाल में मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इसने एक स्ट्रेची कमीशन बनाया जो कि अकाल की जाँच करेगा। अकाल की जांच करने के लिए इसने स्ट्रेची कमीशन का निर्माण यहाँ पर किया, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसने ICS की उम्र जो सीमा होती है वो 21 से 19 वर्ष कर दी, यानी कि अब कम वर्ष कर दी है, यानी कि एज घटा दी है। जैसे आप लोग पटवारी लेखपाल या फिर पुलिस कांस्टेबल के अगर एग्जाम फॉर्म की बात करेंगे तो 18 वर्ष है जो कि न्यूनतम आयु है। इस न्यूनतम आयु ICS के लिए उस समय न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने 19 वर्ष कर दी। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को यहाँ पर अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। इसने बहुत अच्छे काम हैं जो कि भारतीयों के लिए किए थे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे भारत में अगर अच्छे काम कहें तो ये भारतीयों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इनका मकसद, ये अच्छे काम कराने का मकसद क्या है? मकसद इनका खुद का लाभ ही है। मतलब इन्होंने अगर देखो पहला कारखाना अधिनियम लागू किया 1881 में, तो कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया होगा? ताकि लोग कारखाने में काम करेंगे, और कारखाना किसका होगा? इंग्लैंड वालों का होगा। इंग्लैंड वालों का कारखाना होगा, काम कौन करेगा? भारतीय करेंगे। जो भी मुनाफा होगा कौन कमाएगा? ये कमाएंगे इंग्लैंड वाले, और कहाँ ले जाएंगे? इंग्लैंड में ले जाएंगे। लेकिन भारतीयों को कारखाना अधिनियम से ये फायदा मिला कि जैसे जो 17 वर्ष है, 7 वर्ष से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया, जिनको बाल मजदूरी कहा जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी इसमें अच्छी थी, और ये भारतीयों के लिए एक अच्छा माना जाता है। और इसमें महिलाओं के लिए कानून बनाए गए कि महिलाएं कितना काम करेंगी, या फिर जो कारखाने में काम करते हैं। अगर आज हम बात करें सिटकुल में, रुद्रपुर की बात करें, सितारगंज की बात करें, देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं और उनके लिए 8 घंटा है जो कि निश्चित है। तो इसमें यही चीज़ें निश्चित की गई थी कि कौन कितना काम करेगा और कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रतिबंधित की जाएंगी कारखाने में। तो ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के तहत पारित की गई थी। उसके बाद इसने 1881 में पहली अधिकारित और नियमित जनगणना लागू की भारत में। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहली अधिकारित और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? 1872 में हमने ये देखा कि जनगणना की शुरुआत हुई है, लेकिन नियमित या फिर आधिकारिक कोई जनगणना नहीं थी वो। ठीक है, लेकिन अगर हम नियमित जनगणना की बात करेंगे तो ये कौन सा होगा? 1881, लॉर्ड रिपन। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 1882 में इसने हंटर कमीशन की नियुक्ति की। हंटर कमीशन, आप लोगों से पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए इसने हंटर कमीशन है जो कि भारत में लागू किया था। उसके बाद इसने 1882 में एक और काम किया। इसने क्या काम किया? जो अभी लॉर्ड लिटन की हम बात कर रहे थे, लॉर्ड लिटन, उसने प्रतिबंधित कर दिया था भारत के समाचार पत्रों को, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो कि लागू कर दिया था। लेकिन इस रिपन ने उस एक्ट को समाप्त कर दिया। अब भारतीय अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, ठीक है, तो ये अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उनमें समाचार पत्र हैं जो कि लिख सकते थे अब इस प्रेस एक्ट के समाप्त होने के बाद।
उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो लॉर्ड लिटन है उसने जो ICS की उम्र सीमा है उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, 19 से बढ़ाकर फिर से 21 वर्ष कर दिया। ये बात भी आप लोगों को लॉर्ड रिपन से ध्यान में रखनी है। उसके बाद और क्या ध्यान में रखना है, देखो 1882 में 18 मई 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून लागू किया। स्थानीय स्वशासन, जैसे आज हम देखते हैं भारत में पंचायती राज है ना। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ये है कि देश के कोने कोने में जो शासन है, जो कि केंद्र का शासन है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाना है। स्थानीय स्वशासन का मतलब भी यही है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि जो केंद्र की नीतियां बन रही हैं उन नीतियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, गांव-गांव को कनेक्ट किया जाए, जिससे कि गांव का विकास भी हो सके। तो इसलिए इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून पारित किए और इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं दोस्तों, अगर वर्तमान में 73वां संविधान संशोधन की, तो इसका इतिहास का जो पहला पन्ना है वो 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून ही है, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके समय में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसमें यह था कि जो भारत के न्यायाधीश हैं, भारत के जो वकील होंगे, वो क्या कर सकेंगे, अब जो ब्रिटिश है या फिर यूरोप है वहाँ के अधिकारियों पर मुकदमा ये लड़ सकते हैं, उनके अधिकारियों का मुकदमा लड़ सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ यूरोप या फिर ब्रिटेन के लोग ही हैं जो कि वहाँ का मुकदमा लड़ सकते थे। अब भारतीयों को इसमें छूट दे दी गई। भारतीय भी है जो कि यूरोपिया का मुकदमा अपने हाथों में ले सकते थे इस प्रकार से। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने इस नियम का क्या किया, विरोध किया। इसलिए इस विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इस विद्रोह को, जो कि इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में किया गया था। और इस विरोध को रोकने के लिए फिर इस इल्बर्ट जो बिल था उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, लागू नहीं किया गया। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को लॉर्ड रिपन से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 में आता है, 1888 तक बनता है ये यहाँ पर वायसराय। और 28 दिसंबर 1885 को भारत में एक संस्था की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं हम INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कौन करता है? A.O. ह्यूम करता है। A.O. ह्यूम इसको बॉम्बे में है जो कि इसकी स्थापना करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और A.O. ह्यूम को एशिया का हर्मिट कहा जाता है। अब देखो A.O. ह्यूम है जो कि एक अंग्रेज है। A.O. ह्यूम है जो कि अंग्रेज है। इस समय भारत में शिक्षित वर्ग है जो कि बढ़ने लगा था, क्योंकि भारत में ब्रिटिशों ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। जैसे अभी हमने हंटर कमीशन देखा, उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। लॉर्ड मैकाले वाली भी बातें की थी हम लोगों ने, भारत में शिक्षा संबंधी सुधार हुए। और जब भारतीयों ने पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा तभी तो विरोध करेगा इंडिया। ब्रिटिश का विरोध कब करेगा? जब कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा, जब उसे जानकारी होगी किसी भी कानून की और कोई उसके खिलाफ गलत कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो लोग क्या करने लगे, अब अपना गुट बनाने लगे। और गुट बनाने लगे तो अंग्रेज़ों की आवाज़ को ये दबाने का काम करते थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये खिलाफ काम करते थे, जैसे कि हम बात करेंगे। ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने ये देखा कि यार ये इस तरीके से तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक इनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जहां पर ये लोग एक साथ आ जाएं। और उस प्लेटफॉर्म को इन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका उद्देश्य ये था कि A.O. ह्यूम लॉर्ड डफरिन से बाद में ये कहता है कि मैंने इसलिए इसका स्थापना करवाई क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जो शिक्षित वर्ग है वो सम्मान का भूखा होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक शिक्षित वर्ग है जो कि आएगा
और जब शिक्षित वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ेगा तो हम लोग इसे सम्मान देंगे, हम इन्हें सम्मान देंगे और अपने काबू में कर लेंगे। और इस प्रकार से जो भी युवा वर्ग, जो भी शिक्षित वर्ग हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हम उनकी आवाज़ को दबा देंगे। तो ये इसका उद्देश्य था, लेकिन होता कुछ अलग है। होता ये है कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपना परचम लहराती है और यहाँ से न जाने कितने भारत के वीर आए और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका अदा की। ठीक है, तो ये अलग बात है। अभी हम उसको भी देखेंगे बाद में आने वाली क्लास में, किस तरीके से किस व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है, कौन से आंदोलन में कौन आया, क्या हर एक चीज़ को देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतनी बात को ध्यान में रखना। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं आईएनसी के प्रमुख अधिवेशनों से। तो पहला अधिवेशन की अगर हम बात करें 1885 में ही हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन से? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कि पहले अध्यक्ष हैं इस अधिवेशन के। और इस अधिवेशन में लगभग 72 लोगों ने भाग लिया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो अधिवेशन है पहले पुणे में होना था, तो पुणे में कुछ कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर प्लेग वाली जो घटना है वो चल रही थी, बीमारी चल रही थी। तो इस कारण इस अधिवेशन को बॉम्बे में ही आयोजित किया गया। तो आप लोगों से अधिवेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनके अध्यक्ष पूछते जाते हैं, कहाँ पर हुआ था ये भी पूछते जाता है। तो पहला अधिवेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है 1885, बॉम्बे और व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हम लोग देखेंगे 1886 में, 1 साल के बाद होता है। कहाँ पर? कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है, और इस समय जो अध्यक्ष बनते हैं वो दादा भाई नेहरू बनते हैं। दादा भाई नेहरू पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं। ये बात भी आप लोगों से पूछी जाती है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दादा भाई नेहरू ही थे। उसके बाद तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, 1 साल बाद। कहाँ पर? मद्रास में होता है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, इस तरीके से आप लोग इनका क्रम याद कर लो। क्या? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, 4 के 4 एक साथ होते हैं, यानी कि एक साथ मतलब 1 साल बाद, एक साल बाद। बॉम्बे में हम लोगों ने देखा व्योमेश चंद्र बनर्जी है, कलकत्ता में हम लोगों ने देखा दादा भाई नेहरू जी हैं, और मद्रास में कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद चौथा अधिवेशन होता है 1888 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल हैं, जो कि पहले ब्रिटिश हैं, जो कि इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पहले के 4 अधिवेशन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बाकी अधिवेशनों को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे समय के साथ मतलब जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं 1888 की बात कर रहे हैं, तो 1888 में कौन सा हुआ, उसके बाद कौन से हुए होंगे। तो इस तरीके से हम एक कालक्रम में बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको अगली वाली क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसको देखें कि यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी का नाम आया है। तो दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदी में भी ये ऐसे ही पूछा जाता है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे ही आता है। तो इसलिए मैंने इसका हिंदी रूपांतरण भी नहीं किया, क्योंकि आपके एग्जाम में यही है पुस्तक का नाम पूछा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दी। आप लोगों से पूछा जाता है कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? तो दादा भाई नेहरू जी ने दी। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये बात लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने धन निकासी सिद्धांत भी दिया था, धन निकासी सिद्धांत। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से 1894 के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन है, जो कि यहाँ पर आता है। और इसने 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम है जो कि पारित कर दिया। और इस अधिनियम में इन्होंने क्या बात कही? इसने ये बात कही कि सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। जो भी कारखाने में काम करेगा वो 1 दिन छुट्टी करेगा हफ्ते में। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं वर्तमान में भी हफ्ते में 1 दिन जो संडे है उस दिन छुट्टी होती है। तो ये
तभी से ये क्रम चला आ रहा है छुट्टी का। लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही डूरंड रेखा का यहाँ पर निर्धारण किया गया। डूरंड रेखा क्या है? डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब की। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा को निर्धारित करता था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो भारत ना होकर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये 1947 के बाद में सीमा रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों से पूछा जाता है। गणेश महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिल। लॉर्ड एल्गिल द्वितीय है जो कि आता है 1894 से 99 तक, और फिर से यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की यहाँ पर शुरुआत की जाती है 1895 में। गणेश महोत्सव अभी आप लोगों ने देखा 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत इन्होंने की बाल गंगाधर तिलक ने, और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक कलकत्ता अधिवेशन होता है। ये देखो, हमने कहा था ना कि हम अधिवेशन पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर एक 1896 का अधिवेशन आया है जो कि कलकत्ता में किया गया है, कांग्रेस का अधिवेशन है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रहीमतुल्ला सयानी जी हैं। याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को इसको लिखना है। क्यों लिखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत है जो कि सबसे पहली बार गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी जी हैं जो कि इसके अध्यक्ष थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और वंदे मातरम से ये पूछा जाता है कि ये पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है जिसका आनंद मठ एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की। उस पुस्तक से इसको लिया गया है वंदे मातरम गीत को। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लॉर्ड कर्जन का रहेगा। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में आता है, और इसमें हम देखेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो 1905 में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब 1905 में हम लोग पहुँच चुके हैं। 47 वर्ष का हम लोगों ने इतिहास और पढ़ना है। तो लगभग 2 वीडियो में हम लोग इस 47 वर्ष के इतिहास को कंप्लीट कर देंगे, और इस प्रकार हम अपना अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम है जो कि पूर्ण कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।